सभी को नमस्कार। DSSB एग्ज़ाम के बारे में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करूंगा और बिल्कुल स्पष्ट ही करूंगा जैसे पहले करता आया हूं मैं, क्योंकि जब अक्टूबर के महीने में ये अफवाह जोरों पर थी कि एग्ज़ाम नवंबर में हो रहे हैं या एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया है, तब एक वीडियो बनाया था मैंने, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, कि किसी को कोई अता पता नहीं है, सब लोगों को जोड़े रखने का या बेवकूफ़ बनाए रखने का माध्यम है। ऐसी कोई एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं था। ये प्ले लिस्ट में जाके आप देख भी सकते हैं। और अभी जो जिस हिसाब से रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं वो लग रहा है कि जैसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है या कोई टाइपिंग टेस्ट है, उनके रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं, लेकिन जो मेजर एग्ज़ाम हैं उनके शेड्यूल ना अभी आए हैं और ना अभी किसी को अता पता है कि शेड्यूल मार्च में आएगा, फरवरी में आएगा। वो तरह तरह के वीडियो होंगे, वो वहाँ से देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। जो तैयारी करने वाला छात्र है, ख़ास तौर पर ये वो समय है उसके लिए इम्पोर्टेंट जिसमें वो अपनी रणनीति या तैयारी की जो दिशा है उसको एक नया आयाम दे सकता है। कुछ उन्हीं बातें पर डिस्कशन करूंगा, वो देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो आपने अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखें, पहला तो ये है कि जो टॉपिक आपने उस समय, जबकि ये लग रहा था कि एग्ज़ाम कहीं जल्दी ना हो जाए, इस भ्रम में कि डेट वगैरह आ गई, और वो बात ठीक भी थी कि अगर कोई एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होने की संभावना है तो आदमी पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। ये मनोवैज्ञानिक भावना है और ये सबके साथ होता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे आपको और आपने उस समय वो निपटा दिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको लग रहा था कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया था। उन मुद्दों पर अब काम करने का समय है। जो टाइम की वजह से या आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम कहीं जल्दी ना हो जाए, इस वजह से आपने डिले कर दिए थे या पोस्टपोन कर दिए होंगे, उन मुद्दों पर जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि कई जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे जीएस पढ़ रहे हैं, तो कईयों को जैसे हिस्ट्री में समस्या होती है कि डेट्स वगैरह याद नहीं रहती हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। उन्होंने मान लिया ये पॉइंट छोड़ रखा था, तो अब हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या पार्ट है उसको कवर करने का टाइम आ गया है। ये बेस्ट समय है। जो पार्ट आपने कम इम्पोर्टेंट या इस वजह से कि आपने वो कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है और डेट्स क्योंकि लग रही थी आपको कहीं आ ना जाए, तो अब उस टॉपिक को कवर करने का समय है। जैसे ऐसे हिंदी में भी जैसे कुछ छात्र संधि वगैरह या समास वगैरह किसी ने छोड़ रखे हैं, तो अब ये ऐसे टॉपिक वे हैं जो कवर करने का समय है। बेशक ये एक एक दो दो नंबर के आपको लग रहे हैं कि यहाँ से एक दो नंबर का आना था, इसीलिए कम इम्पोर्टेंट समझ के, या आपने ऐसा लग रहा था मैंने अभी तक इसको कोई खास तैयार नहीं किया तो छोड़ दिए थे। ऐसे ही इंग्लिश में हो सकता है। ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं कि ऐसे कई टॉपिक हो सकते हैं। वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, वो हो सकता है किसी ने रीजनिंग का जो पार्ट है, 9 नंबर वर्बल वाला जिसमें चित्र वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो छोड़ दिया होगा। तो अब उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक दो दो नंबर हैं, यही कट ऑफ के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। क्योंकि जब आप कट ऑफ के आसपास चले जाएंगे तो एक एक नंबर में कई बच्चे मिलेंगे। एक नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है तो कई बच्चे पीछे रह गए, एक कम आ रहा है तो कई आगे निकल गए। ये सिचुएशन बन जाएगी। अगली बात पे आता हूं मैं। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि सिलेबस को उठाइए आप। सिलेबस में जो ये समय है ये माइक्रो एनालिसिस करने का है। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं उसमें कुछ सब टॉपिक मिलेंगे आपको। जैसे ऊपर कोई मेन हेडिंग दे रखी है, उसके फिर सब पार्ट दे रखे हैं कोमा लगा लगा के, उसका थोड़ा माइक्रो एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है कि जैसे किसी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे थे, हो सकता है वहाँ से वो मिस हो गया हो, या किसी बुक से पढ़ रहे थे तो उसमें वो उतना अच्छे तरीके से ना दे रखा हो, या बिल्कुल ही आपका ध्यान ना हो कि ये पॉइंट भी सिलेबस में था। ऐसे कई टॉपिक मिलेंगे, तो सिलेबस को उठाइए, उसका थोड़ा
गहराई से एनालाइज कीजिए कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात ये करनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लास्ट में जो 10-20 नंबर की एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी का पार्ट आता है, शिक्षा शास्त्र वाला, वो पार्ट कई बच्चों ने इस वजह से छोड़ दिया है कि पहले मेजर पार्ट कर लेते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट कर लेते हैं, पेपर 1 कर लेते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पार्ट आता है जबकि आपके पास बिल्कुल जो घड़ी की टिक टिक है वो बहुत तेज़ी से चल रही होती है और समय बहुत कम बचा है। इस टॉपिक की मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कट ऑफ को पार लगा सकता है। कारण ये है उस समय तक बिल्कुल कम टाइम बचा होगा और क्वेश्चन ज़्यादा बचे होंगे आपके पास, खास तौर से जो बड़े पेपर आते हैं जिनमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े पुटअप किए जाते हैं, वहाँ ये पोर्शन आपके लिए रामबाण साबित होगा। और ये कट ऑफ से पार ले जाने में 2-4 नंबर जो, क्योंकि फाइनल जो जैसे एक कट ऑफ आती है, आप डोजियर फिल करते हैं, फिर एक और कट ऑफ आती है 5-7 नंबर, 10 नंबर तक, 12 नंबर तक ऊपर चली जाती है। उसको यदि पार करना है तो ये जो पोर्शन है आपका 10 और 20 नंबर वाला साइकोलॉजी पेडागोजी का, जिसमें टीचिंग मेथडोलॉजी के और डीएसएसबी के सिलेबस में इस बार जो लास्ट का पॉइंट है, हर सब्जेक्ट के नीचे मेंशन है कि ये टॉपिक हैं, जैसे स्कूल और लर्निंग वाला है, जेंडर वाला है, ऐसे सब टॉपिक वहाँ दिए गए हैं और उसको ध्यान में रख के ही तैयारी कीजिए। ये पार्ट काफ़ी बच्चों ने छोड़ रखा है, जिनसे भी बात हुई है मेरी कि लास्ट में करेंगे, इसको पक्का करने का समय आ गया है। अगला पॉइंट है कि क्या कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम यदि समय मिल गया है तो कई सवाल ये होते हैं कि क्या कट ऑफ चली जाए। कोई खास अंतर पैदा नहीं होने वाला कट ऑफ में। वही बच्चे हैं जो 2 महीने पहले थे आपके साथ कंपटीशन में, वहीं 2 महीने बाद मिलेंगे। हाँ, एक अंतर ये रहेगा यहाँ पे, जो वर्किंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है और कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं या किसी रोजगार में संलग्न हैं, वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पीछे थे, क्योंकि उनको हो सकता है समय उतना नहीं मिल पाता है। अब उनके पास पर्याप्त समय है और क्योंकि वे पहले भी टच में रह चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो सिर्फ कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनकी सिर्फ रिवीजन में कमी है, और ये जो टाइम मिल रहा है उनके लिए रिवीजन का बेस्ट टाइम है और वो कंपटीशन में अब आपके साथ आ जाएंगे। जो एकदम तुरंत एग्ज़ाम होता तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी रिवीजन नहीं हुई है, सिलेबस डीपली कर रखा था उन्होंने, रिवीजन के अभाव में कुछ क्वेश्चन गलत होने की संभावना सामान्य बात है, और अब क्योंकि टाइम मिल गया है तो वो रेस में साथ आ गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए आप। अगला पॉइंट है कि यदि रिवीजन नहीं करी आपने या नहीं हुई आपकी रिवीजन, तो टेस्ट सीरीज अभी ना लगाएं आप। मार्केट में या यूट्यूब पे जो टेस्ट सीरीज बिक रही हैं वो तभी काम किए जब आपकी रिवीजन पूरी हो चुकी हो। एग्ज़ाम जल्दी आ जाता तो टेस्ट सीरीज की उपयोगिता इस लिहाज से थोड़ा आप मान सकते थे कि क्या पता एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी मैं सलाह दूंगा कि पहले रिवीजन पूरी कीजिए, थोड़ा बहुत पार्ट बचा है तो उसको कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लगा लीजिए आप। अगला पॉइंट है, एक बात और है कि सबकी जो कोचिंग वगैरह की या जो क्लास करा रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलता है, वहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के मिलते हैं। तो ऐसे आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि ये सवाल तो मैं आसानी से कर लूँगा, और कोई ऐसा टॉपिक रिवीजन का छोड़ दिया जहाँ से क्वेश्चन इस बार आ जाए, तो रिवीजन ज़रूर करें पहले। अगला पॉइंट है कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, जो जैसे आप हिंदी का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, तो टीजीटी में जो 100 नंबर का है, पीजीटी में 200 नंबर का है सब्जेक्ट वाला पार्ट, उसमें क्या करना है कि वो स्ट्रॉन्ग करने का समय है। एक्स्ट्रा मटेरियल या एडिशनल बुक इस समय पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जब बीच में समय मिल जाता है तो कुछ टॉपिक होंगे जो आपके ऐसा लग रहा है आपको और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, वो समय है अभी।
जैसे हिस्ट्री की बात करूं, किसी का प्राचीन भारत का एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट कमज़ोर है तो वो एडिशनल सोर्स यूज कर सकता है अभी इस समय। पॉलिटिकल साइंस है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके बारे में कोई टॉपिक छोड़ रखा है, डीपली पढ़ने की ज़रूरत है तो अभी वो समय है। कॉमर्स का पार्ट है, जैसे मार्केटिंग या मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं, या हिंदी में साहित्य, कई बच्चों का ग्रामर बहुत अच्छी होती है, साहित्य का पार्ट जो कमज़ोर है तो उसको बेहतर करने का समय है। अलग से बुक कोई लेनी पड़ रही है जो बहुत भारी भरकम नहीं, जिसमें ऐसा सोर्स है कि जो आपका कमज़ोर है और उससे पूरा हो रहा है, तो उसको पढ़ने का समय है अभी। इंग्लिश का है, जैसे ये कौन सी पोयम, ये किस पोइट की है, किस राइटर की, ये मेन बात है। ऐसी बातें अभी पढ़ने का समय है आपके पास। अगला पॉइंट एक और आता है जो और भी ज़रूरी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा देर तक जो पढ़ते हैं या बताते कि हम तो 18-20 घंटे, वे दूसरी दुनिया के आदमी हैं, वहाँ से इतना ज्ञान मत लीजिए कि आप भी 18 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। और यदि आपको भ्रम है तो स्टॉप वॉच ले लीजिए और उसको लेकर बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। जो एक्स्ट्रा टाइम वो हटा देंगे तो एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई करी है। और मैं वास्तव में बताऊं तो शाम को जब आप देखेंगे तो ये 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। 5-6 घंटे पर्याप्त हैं और इतने में आसानी से सिलेक्शन हो भी जाएगा। 6-8 घंटे का नींद लेने की ज़रूरत है आपको। नींद से समझौता मत कीजिए, दिमाग फिर डिस्टर्ब रहेगा, जितना याद करना वो भी नहीं हो पाएगा, जितना आप 5 घंटे में कर रहे थे वो 10 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। 6 से 8 घंटे की नींद और 5 से 6 घंटे प्रतिदिन नियम वाइज पढ़ाई। जो वो एक और है कि टाइमिंग क्या है, कई सुबह, कई जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कई रात को पढ़ते हैं, वो हर एक का अपना अलग अलग तरीका है। वो किसी का मानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये सिलेक्शन लेके आया तो इसका मान लेता हूँ, 3 बजे उठ के पढ़ता हूँ। आज तक ज़िंदगी में 3 बजे नहीं उठे हैं तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में समय है, यदि आप सिर्फ तैयारी करें, स्टडी कर रहे हैं, दिन में आप अच्छा पढ़ पाते हैं, दिन में पढ़िए। सुबह पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़िए। सुबह का ये है कि सोने के बाद जब आप उठते हैं तो आउटपुट ज़्यादा होने की संभावना रहती है, ये बात तो है। सुबह एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत भारी भरकम पेट भरकर पढ़ने नहीं बैठ जाना, फिर नींद आने की संभावना रहेगी। हल्का फुल्का खा लीजिए, मेरी सलाह माने तो हल्का फुल्का 1-2 फ्रूट खा लीजिए। वो 8 बजे से 7 बजे से पढ़ने बैठे हैं तो वो आपका 2-3 घंटे का आसानी से काम चला देगा और वो मेजर टाइम है पढ़ने का। टेबल कुर्सी पर ही पढ़ना है। एक बात और है कि बेड पर लेट कर जो आप पढ़ रहे हैं, किताब ऊपर रखी है, अक्सर कुछ आगे जा रहे, कुछ पीछे जा रहे, कभी हाथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उससे याद कम होने की संभावना है। टेबल कुर्सी पर बिल्कुल इसी भाव से बैठिए कि पढ़ना ही है। मोबाइल को दूर रख लीजिए, जेब में भी नहीं रखना है, बेशक वाइब्रेशन हो, बेशक साइलेंट हो, वो डिस्टर्ब करेगा आपको। इतनी दूर रख दीजिए कि आपको वो दिखाई ना दे। और ये भी नहीं हो रहा है तो उसको किसी अलमारी में या ऊपर नीचे, आप जैसे फ्लोर वाइज रह रहे हैं, अलमारी में बंद कीजिए और लॉक कर दीजिए। 2-4 बार आदत लगी है तो उठ के जाएंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, वापस रखेंगे। 4-5 बार ऐसा करेंगे तो फिर दिमाग ही ये मानने लगेगा कि कुछ नहीं आया होगा, कोई धरती दुनिया पलट नहीं रही है। ये धीरे धीरे फिर आदत आपकी कम हो जाएगी। अगले पॉइंट पे आता हूँ, जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जिन पे और मेहनत करने की ज़रूरत आपको, उनका सिलेबस से मेजर पार्ट या हेडिंग उठा लीजिए। मेजर पार्ट का मतलब होता है जैसे आप 10वीं या 12वीं की बातें याद कीजिए या ग्रेजुएशन की बातें याद कीजिए। जैसे आप मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी मैनेजमेंट की किताब उठाएंगे आप, पहला टॉपिक यही मिलेगा, मैनेजमेंट का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर, लिमिटेशन, ये बातें मिलेंगी। और पहला चैप्टर ऐसा होता है जो मेजर सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में मेंशन है कि मैनेजमेंट, मीनिंग, फीचर, इम्पोर्टेंस, ये सिलेबस में भी मेंशन है और ये क्वेश्चन भी है। तो ये मान के चलिए वो पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है उसकी। कोई पिछला ग्रेजुएशन का, 12वीं का वगैरह का पहला बुक का पहला पार्ट देखिए। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जैसे आप अकाउंटिंग का स्कोप, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, कोई भी टॉपिक उठा लिए। सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र क्या है,
उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यानी सिलेबस में जो मेजर हेडिंग गिवन है वो टॉपिक तो एटलीस्ट कर लीजिए, बेशक आपका वो सब्जेक्ट कमज़ोर हो, ये कहना चाहता हूँ मैं। पहला जो इम्पोर्टेंट उसमें मेजर हेडिंग और सब हेडिंग दे रखी हैं, वो डायरेक्ट कोई पार्ट है तो वो कवर कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट है जो प्रैक्टिस बुक आपकी, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसको कम से कम 3-4 बार, एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज कीजिए। नहीं आ रहा है तो सर्कल कर लीजिए और आगे चलते जाइए। तुक्का भी लग रहा है गलती से तो उसको भी सर्कल कर लीजिए। फिर 2 बार आप पूरी बुक कंप्लीट करके 2 बार आइए और फिर उन जो गलतियां आपने की थी या तुक्के से ठीक किया था उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और 2-3 बार ऐसा करेंगे तो कवर हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, जो तैयारी करने वाले जो वर्किंग हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको समय का अभाव आएगा क्योंकि आने के बाद फिर थक भी जाते हैं, इतना याद नहीं होता है, या जो जैसे घर का काम करना पड़ता है, ख़ासतौर से जो फीमेल कैंडिडेट हैं, घर बार भी संभालना है जिनको, बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा तैयारी का टाइम कम मिल पाता है। तो वर्किंग को और उनको मेरी सलाह रहेगी कि A4 पेपर पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लीजिए, और जब भी आपका समय लगे, जैसे यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, तो वो पेज निकालिए, कोई भारी भरकम बुक भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस दिन का टारगेट कम से कम, जैसे 2 पेज ले गए आप A4 के, 1 पेज ले गए, 3 पेज ले गए, उस दिन केवल उसी का टारगेट करके कि मेरे को 6 घंटे में वापस आऊँगा, 8 घंटे में वापस आऊँगा, तो कम से कम ये पूरा करके आऊँगा मैं, इतना टारगेट लेके चलिए। आने के बाद अगले टॉपिक का ऐसे A4 पे बनाइए, फिर उसको अपने सुबह जाते वक्त ले जाइए और फिर उस कम से कम एटलीस्ट उसको पूरा करके आइए। और शनिवार या रविवार या जिस दिन भी आपकी छुट्टी है उस दिन फिर मेन रिवीजन पर फोकस कीजिए, ये सही तरीका है। जैसे संविधान के अनुच्छेद हैं, उनको एक A4 पेपर पे अनुच्छेद ये इसमें ये कहा गया है, ऐसे नोट करते चले जाइए। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से में उसमें दिए गए हैं, ये सारी बातें नोट कर लीजिए और उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी हैं, ये एग्ज़ाम जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब भी आपके काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। इतना लंबा या भारी भरकम वीडियो बनाने का मकसद है भी नहीं मेरा। तैयारी बनाए रखिए और ढील नहीं देनी तैयारी में। मेन बात यह है कि एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा लापरवाही कर देते हैं और ये भारी पड़ जाती। ख़ास तौर पे जो आज का कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, उसमें ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी पढ़ाई में तो अगले दिन फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात मान के चलिए। किसी दिन थोड़ा पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोच के फिर 2 घंटे और ख़राब कर देंगे आप। तो तैयारी कीजिए और जो लेटेस्ट अपडेट या आगे का वीडियो होगा। एक बात और बताना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो जीके का एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ इसी चैनल पर, उसकी सीरीज कंटिन्यू रखूँगा मैं। दूसरा वीडियो तैयार है, 1-2 दिन में उसको अपलोड कर देंगे। तो तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।